चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद स्त्री प्रत्यय प्रकरण चल रहा है। वैसे तो ङीष प्रकरण है, मध्य में एक सूत्र पुनः ङीप का आ रहा है। सूत्र है दिक् पूर्व पदान ङीप। दिक् पूर्व पदार्थ एक वचन। दिक् पूर्व पदम यस्य तत् ङीत दिक् पूर्व पदम तस्मात् दिक् पूर्व पदार्थ। अर्थ करेंगे सूत्र का। दिक् पूर्व पदार्थ प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष ङीप प्रत्यय परश्च भवति। क्या अर्थ है सूत्र का? दिक् पूर्व पदार्थ प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप प्रत्यय परश्च भवति। दिक् पूर्व पद वाले प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय होता है और वह परे होता है। ये तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है। वस्तुतः ये सूत्र पीछे के प्रकरण के लिए है। पीछे का प्रकरण जो था स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधात नासिको दरोष्ठ जंघा दंतकर्ण श्रृंगाच न क्रोडादि बहुवचन इत्यादि। तो इसमें क्या स्थिति है कि ये जो पीछे वाला सूत्र था, तो ये जहाँ जहाँ ङीप प्रत्यय का विधान कर रहा था, जहाँ जहाँ क्या कर रहा था, ये ङीष प्रत्यय का विधान कर रहा था। जैसे स्वांगवाची उपसर्जन असंयोगोपद अदंत प्रातिपदिक से क्या हो रहा था, ङीष हो रहा था। अब ये क्या करेगा कि स्वांगवाची उपसर्जन असंयोगोपद अदंत प्रातिपदिक यदि दिशावाची पूर्व पद में होगा, यदि उस शब्द के दिशावाची पूर्व पद में होगा तो ङीष न होकर के क्या हो जाएगा, ङीप हो जाएगा। आगे समझ में? मतलब ये नहीं कि सभी शब्दों से दिक् पूर्व पद होने पर ङीप होने लग जाएगा, नहीं। जहाँ जहाँ ङीष होगा, जिन जिन स्वांगवाची शब्दों से क्या हो रहा था, ङीप हो रहा था, ङीष हो रहा था, उन शब्दों से दिशावाची पूर्व पद में होगा तो क्या हो जाएगा, ङीप हो जाएगा। और जहाँ निषेध हो रहा था वहाँ यहाँ भी निषेध रहेगा। ठीक है ना? जैसे न क्रोडादि बहुवचन ने क्या किया था कि क्रोडादि और बहुवचन प्रातिपदिकों से निषेध किया, तो इसमें भी दिक् पूर्व पद में होने पर ऐसे जो शब्द होंगे उनमें भी निषेध रहेगा। बस पूरा इसी प्रकार से समझो कि जहाँ जहाँ ङीष हो रहा था वहाँ वहाँ यदि दिक्वाची पूर्व पद में होगा तो वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, ङीप हो जाएगा। जैसे गुल्फ शब्द है तो ये कैसा है, संयोगोपद है, तो इसमें ङीष नहीं होता, ऐसे यहाँ पर भी नहीं होगा। किंतु मुख में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा। उदाहरण बनाओगे जैसे प्रांग मुखी प्रांग मुखा। प्रांग मुखम यस्याः सा प्रांग मुखी प्रांग मुखा। वहाँ विकल्प से होता है ना, एक बार टाप एक बार ङीष, तो यहाँ भी क्या होगा, एक बार ङीप और एक बार टाप। तो प्रांग मुखम यस्याः सा प्रांग मुखी, प्राचीन दिशा में मुख है जिसका, पूर्व दिशा में। प्रांग नासिकी प्रांग नासिका। प्रांग नासिकी प्रांग नासिका। तो जहाँ जहाँ पूर्व सूत्र से ङीष की प्राप्ति थी वहाँ वहाँ ये दिक् पूर्व पद में होने पर ङीप का विधान करेगा, और जहाँ निषेध था वहाँ निषेध ही रहेगा। अंतर किसमें पड़ेगा बताओ? स्वर में। यदि ङीष करेंगे तो अंतोदात्त रहेगा और ङीप करेंगे तो आद्योदात्त हो जाएगा। बस यही अंतर रहेगा यहाँ पर। अब जैसे क्रोड में निषेध किया तो प्राक क्रोड़ा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नित्य निषेध रहेगा। बस यही है। वाह, वाह प्रथमा पंचमी का एक वचन। वाहनताद अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् छन्दसि विषये स्त्रियां ङीष प्रत्यय परश्च भवति। बोलिए क्या अर्थ हुआ सूत्र का? वाहनताद अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप प्रत्यय परश्च ङीप प्रत्यय परश्च नहीं, अब तो ङीष चल रहा है, अनुवृत्ति ङीप की नहीं आ रही है। किसकी चल रही है? ङीष की चल रही है। तो वाहंत, वाह शब्दांत, ठीक है ना, अनुपसर्जन प्रातिपदिक होगा तो स्त्रीलिंग में ङीष प्रत्यय होगा। वेद विषय से उदाहरण बनेगा दित्यौ ही चमे पृष्ठौ ही चमे। तो दित्यम वहती थी, वहश्च सूत्र से णवी प्रत्यय होता है, तो दित्य वाह बन गया। तो ये वाहंत अनुपसर्जन प्रातिपदिक है, इससे क्या हो गया, स्त्रीलिंग में ङीष हुआ। फिर क्या हो जाएगा, भासंज्ञा करेंगे और वाह ऊट से संप्रसारण कर लेंगे। वाह ऊट से क्या कर लेंगे, संप्रसारण, क्या ऊट करेंगे और उसकी संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। तो स्थिति क्या रहेगी, ये चल रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से पृष्ठम वहती थी, पृष्ठ वाह, स्त्रीलिंग में बन जाएगा पृष्ठौ ही।
तो इन सूत्रों को याद रखना। किन सूत्रों को? वाहः, और वाहः से तो इंग्लिश होगा वाह ऊठ, क्या आपको ध्यान में रखना है? वाह ऊठ, और उसकी संप्रसारण संज्ञा होगी, तो संप्रसारण होने के कारण से यण के स्थान पे होगा। तो यण क्या है? व के स्थान पे ऊ होगा। उसके बाद फिर एते धत्ते उत्सु से क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश होकर के बनेगा वाह, है ना, द्वितीय होगी। इसी प्रकार पृष्ठ होगी। ठीक है। सख्य शिश्वीति भाषायाम, सखी प्रथमा का एक वचन, अशिश्वी प्रथमा का एक वचन, इति अव्ययपदम। भाषायाम सप्तमी का एक वचन। सखी अशिश्वी इत्येतौ शब्दौ निपात्येते भाषायाम विषये। किम निपात्येते? ङीष् प्रत्ययान्तौ। कि सखी और अशिश्वी इन दोनों प्रातिपदिकों में क्या किया जा रहा है? ङीष् प्रत्ययांत ये शब्द निपातन किए जाते हैं। तो निपातन में क्या होगा? आपका वही सखा शब्द है, उसको क्या कर लिया आपने? मूल शब्द तो वैसे सखी है, मूल शब्द क्या है इसमें? सखी। पुल्लिंग में सखी बनता है। जब हम रूप बनाते हैं तो सखा, सखायौ, सखाय, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो सखी को क्या कर दिया जा रहा है यहाँ पर? ङीष् प्रत्ययांत निपातन किया जाएगा। तो सखी बन गया सखी इयं में ब्राह्मणी। और न अस्ति अस्याः शिशु इति अशिश्वी, है ना, जिसके शिशु नहीं है, ऐसी जो स्त्री वो क्या कहलाएगी? अशिश्वी। तो समास करके अशिशु शब्द बनाया, अशिशु को क्या कर दिया? ङीष् कर दिया, यणादेश कर दिया, क्या बन जाएगा? अशिश्वी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अशिशु है तो अशिशु की भाषणियाँ तो होएगी, ङीष् के परे रहते, तो यहाँ और गुण से गुण क्यों नहीं हो जाता है? जैसे औपगवः इत्यादि में गुण होता है, उपगु की भाषणियाँ होती तो गुण होता है, औपगवः बनता है, यहाँ गुण क्यों नहीं होता है? आप स्थिति लोग तो करते ही हो, तो यहाँ पर उ को गुण नहीं हो सकता है? पीछे भी इस तरह के कई शब्द थे, मेरे को तब भी आपसे पूछना था कि जो उकारांत शब्द हैं तो उनकी यदि भा संज्ञा होगी तो गुण नहीं होगा। सूत्र का अर्थ क्या और गुण का पूरा देखो। हाँ, पूरा अर्थ क्या है? पूरा अर्थ बोलो, पूरा अर्थ तद्धित परे रहते थोड़ी ना है, पूरा अर्थ बोलो ना एक बार सूत्र का। कहीं भी अंगस से कहीं भी वर्णांत से लगा दोगे, क्रम से लगाओ। इति नहीं, बस तद्धिते परतः भासंज्ञकस्य उवर्णान्तस्य अंगस्य तद्धिते परतः गुणो भवति। तद्धित के परे रहते गुण करता है, तो भासंज्ञा होते हुए भी तद्धित परे नहीं है, इसलिए गुण नहीं होगा। और जो यस्येति च है वो क्या करता है? ईकार तथा तद्धित दोनों को ले लेता है, या तो ईकार परे हो या फिर तद्धित परे हो तो कार्य हो सकता है। चलो, जाते रस्त्री विषयादयोपधात, जाते है पंचमी का एक वचन, अस्त्री विषयात पंचमी का एक वचन, अयोपधात पंचमी का एक वचन। समास करेंगे अस्त्री विषयात में और अयोपधात में। चलिए समास करिए, पहले स्त्री विषय में बहुरी समास करिएगा, फिर नए समास करो आप लोग मिल करके। विषय नहीं, स्त्री विषयम यस्य, स्त्री विषय भी कर सकते हैं, पुल्लिंग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो स्त्री विषय यस्य स स्त्री विषय न स्त्री विषय अस्त्री विषय तस्मात्, और अयोपधात में क्या करेंगे? अयोपधात। ठीक, अर्थ करेंगे सूत्र का। अस्त्री विषयात अयोपधात जातिवाचिनः प्रातिपदिकात्। क्या अर्थ करेंगे? अस्त्री विषयात अयोपधात जातिवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रीलिंगे ङीष् प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं अस्त्री विषय अयोपध जातिवाची शब्द से, प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ङीष् प्रत्यय होता है। ये तो आपको सीधा सीधा अर्थ लग रहा है ना। अब अस्त्री विषय क्या है इसको समझिए। अस्त्री विषय का तात्पर्य है स्त्रियामेव यत् न नियतम तद अस्त्री विषयम, मतलब ऐसा शब्द जो केवल स्त्री विषय में ही नियत न हो। कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं ना।
तो स्त्रियामेव यन्न नियतम तद स्त्री विषयम। ठीक है, जो स्त्रीलिंग में ही नियत न हो। कुछ शब्द जैसे खटवा शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग में ही मिलता है ना, कभी इसका आपको पुल्लिंग शब्द मिलता है? नहीं मिलता है। किंतु ये ऐसा शब्द ले रहे हैं कि ऐसे शब्द जो केवल स्त्रीलिंग में ही विद्यमान न हो, उनका पुल्लिंग भी बनता हो और फिर स्त्रीलिंग में विद्यमान हो। बात समझ में आ गई? अस्त्री विषयात का मतलब क्या हो गया? स्त्रियामेव यत् न नियतम, जो स्त्रीलिंग में ही नियत न हो अपितु पुल्लिंग में भी हो और फिर स्त्रीलिंग में विद्यमान हो। ऐसा शब्द है आपका जैसे कुक्कुटी। तो कुक्कुट शब्द कैसा है? पुल्लिंग में भी होता है, कुक्कुटा मुर्गा और कुक्कुटी मुर्गी। सुकरह सुकरी। और जातिवाचक शब्द हैं ये सारे, जातिवाचक है ना। जातिवाचक मतलब समझते हैं आप लोग शब्द ना, कि यदि उसको कहने से सारे मुर्गा जाति का बोध हो जाता है, तो इसलिए वो कैसा शब्द है? जातिवाचक। गौ कहने से सारे गौ का बोध होता है, ऐसा नहीं कि केवल एक गाय का बोध होता है। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? जातिवाचक शब्द होते हैं, जिसमें एक उस शब्द के उच्चारण से संपूर्ण गौवों का, संपूर्ण कुक्कुट, संपूर्ण मुर्गे का ग्रहण हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? शब्द जातिवाचक। तो कुक्कुट शब्द नियत स्त्री विषय नहीं है, पुल्लिंग भी है और संप्रति स्त्रीलिंग में आ गया। और अयोपद भी है, अयोपद यानी य उपधा में नहीं है। तो कुक्कुटी, सुकरी, ब्राह्मणी, वृषली, नाडायनी, ये सभी शब्द ऐसे आपके जो कि जातिवाचक हैं, अयोपद हैं और स्त्रीलिंग में ही नियत नहीं हैं, इसलिए ऐसे शब्दों से क्या हो गया? ङीश प्रत्यय हो गया। नारायणी बन जाएगा ना, नरस्य गोत्रापत्यम स्त्री। नरादिभ्य फक से फक करेंगे और फक वायन करके नाडायन पुल्लिंग में बनेगा और स्त्रीलिंग में नाडायनी। चलिए, पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदार्थ, पंचमी का एक वचन च अव्यय पदम। समास करिए। पाकश्च पर्णश्च पुष्पंच। एक मिनट, पर्ण शब्द भी नपुंसक लिंग है ना, तो पाकश्च कर्णश्च पर्णंच पुष्पंच मूलंच वालंच, है ना। वाल शब्द पुल्लिंग है, वालश्च इति वालाः। फिर पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालाः उत्तर पदम यस्य, तत् पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदम तस्मात् वालोत्तर पदात्। आप लोगों को नींद आ रही है क्या? नहीं ना, तो थोड़ा सा जोर से और उत्साह से बोलिए शब्दों को। फिर से करो समास। पाकश्च कर्णश्च पर्णञ्च पुष्पञ्च फलञ्च मूलञ्च वालश्च इति वालाः। हाँ, और फिर इत्येते उत्तर पदम यस्य वालोत्तत् वालोत्तर पदम तस्मात् वालोत्तर पदात्। अनुवृत्ति में है जाते है की और ङीश स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, तो आ ही रहा है। अर्थ करेंगे सूत्र का। पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वाल इति, है ना, इत्येते उत्तर पदात्, है ना, या सीधा कर दो। पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदात् जातिवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीश प्रत्ययः परश्च भवति। बोलो अर्थ। पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदात् जातिवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीश प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वाल उत्तर पद वाले जातिवाची प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में ङीश प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। ओदन पाकी, शंकुकर्णी, ओदन पाकी, शंकुकर्णी, शालपर्णी, शंख पुष्पी, दासी फली, दर्भमूली, गोवाली। तो शब्दों में तो कोई विशेष नहीं है, पर सब में समास होगा, क्योंकि यदि ये उत्तर पद में है तो पूर्व पद में क्या होना चाहिए? समास होना चाहिए। ठीक है, तो समास कैसे करेंगे? ओदनस्य पाक इव पाको यस्याः सा ओदन पाकी। ओदन के पाक के समान पाक है जिसका। ऐसी औषधि, ये सारे औषधिवाची शब्द हैं।
ऐसी औषधि जिसको चावल की तरह पकाया जाए, ठीक है ना। जैसे चावल को पका के ग्रहण खाते हैं, उसी प्रकार से जिस औषधि को चावल की तरह पका करके सेवन किया जाए वो क्या कहलाएगा, ओदन पाकी, ठीक है। इसी प्रकार है शंकु इव कर्णौ यस्याः सा शंकुकर्णी, शंकु के समान, ठीक है ना, शंकु के समान कान है जिसके। तोदन पाकी तो औषधि हो गई, है ना, उसका मतलब हिंदी में उसका नाम है नील झिंटी, उस औषधि का नाम है नील झिंटी। शंकु के समान कान है जिसके, शंकु एक आकृति होती है ना विशेष प्रकार की, ऐसे करके, तो गधी जो होती है उसको कहा जाएगा शंकुकर्णी, उसके समान उसके कान होते हैं। तो शंकु ही वो कर्णौ यस्याः सा शंकुकर्णी। शालपर्णी, शाल इव पर्णम यस्याः सा शालपर्णी, ये भी औषधि विशेष है, शाल वृक्ष के समान पत्तों वाली जो औषधि। शंख इव पुष्पम अस्याः सा शंख पुष्पी, शंख के समान पुष्प हैं जिसके, शंख पुष्पी औषधि भी बहुत काम की होती है, तो शंख पुष्पी ये भी एक प्रकार की औषधि है। दासी फली है ना, दासी व फलम यस्याः सा दासी फली, ये भी औषधि है। और दर्भमूलम यस्याः सा दर्भमूली, गो इव बालम यस्याः सा गोवाली। तो इन सब में आपने बहुव्रीहि समास कर लिया, और उसके पश्चात सब में क्या हो गया, ये सभी शब्द उत्तर पद में हुए, उत्तर पद में होने से यहाँ पर ङीश प्रत्यय होकर के सभी शब्द निर्मित हो गए, ठीक है। वैसे गोवाली जो है वो सफ़ेद मकई, गोवाली क्या होती है, सफ़ेद मकई की संज्ञा। इतो मनुष्य जाते हैं, इतो मनुष्य जाते हैं, इतः पंचमी का एकवचन, मनुष्य जाते हैं पंचमी का एकवचन। मनुष्य से जाति मनुष्य जाति तस्याः मनुष्य जाते हैं। अनुपसर्जनात् के नृत्य आएगी, अर्थ बनेगा, सूत्र का बनाओ अर्थ। हाँ, मनुष्य जाति वाचिनः, इतः भी है, इदंतात की जगह इकारांतात, फिर से करो अर्थ। फिर से इतः कहाँ गया, फिर से बोलिए। हाँ, मनुष्य जाति वाचिनः अनुपसर्जनात् इकारांतात् प्रातिपदिकात्। मनुष्य जाति वाची शब्द होना चाहिए, जैसे गौ इत्यादि भी जातिवाची थे, किंतु ये सब क्या है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य जाति वाची प्रातिपदिक होना चाहिए, और एक शर्त दे दी इकारांत अनुपसर्जन, तो स्त्रीलिंग में ङीश प्रत्यय होता है। उदाहरण इसके अवंती, कुंती, दाक्षी, प्लाक्षी। अवंती, कुंती, दाक्षी, प्लाक्षी। तो अवंती शब्द ऐसा तो सुनने में आपको नाम लग रहा है, किंतु वस्तुतः ये है ना अवंती देश हुआ, तो हम इसको जातिवाचक पहले शब्द बनाएंगे, तो बनाइए कैसे होगा। यहाँ पर अवंते है ना, अवंते है अपत्यानि, इस अर्थ में विग्रह करके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अवंती आंगिंगस, एक सूत्र वृद्धेत कौशला जा दाइयं। ठीक है, वृद्धेत कौशला जादाइयं, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है ये। तो वृद्ध संज्ञक और इकारांत तथा कौशल और आजादी, इन प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ में यंग प्रत्यय होता है। तो ये इकारांत शब्द है ये अवंती, तो इससे क्या हो गया, यंग प्रत्यय हुआ। तो अवंती ङस यंग, क्या स्थिति हो गई, अवंती ङस यंग। ठीक है,
फिर आप इसकी तद्धित उससे तद्धित संज्ञा कर ही लेंगे। कृत्यधित समासाष्टक से प्रातिपदिक संज्ञा करिए। पुनः सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक कर दिया। क्या शेष बच गया? अवंती, आगे य, यंग का य बचा। इस यंग प्रत्यय की ते तद्राजा, सूत्र वहीं पर है, देखिए जहाँ वृद्धियत कोसला ज्यादा यंग है ना, वहीं पर नीचे एक सूत्र है ते तद्राजा, मिल गया। तो इसके ऊपर जो सूत्र है जनपद शब्दात क्षत्रियादें, यहाँ से लेकर के जितने भी प्रत्यय हुए जनपद शब्दात क्षत्रियादें साल्वेय द्वैमगध वृद्धियत कुरुणादिभ्योऽन्या साल्वावयव इत्येते प्रत्ययाः तद्राज संज्ञकाः भवन्ति। ये प्रत्यय क्या होते हैं? तद्राज संज्ञक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यंग भी उसी के अंतर्गत आया, तो इनकी तद्राज संज्ञा हो गई। अब तद्राज संज्ञा होने से फिर क्या होता है? तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्, तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य न लुग् भवति तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्। तो आपने विग्रह किया था अवन्तेः अपत्यानि बहूनि, क्या विग्रह करेंगे? अवन्तेः अपत्यानि बहूनि, ऐसा आपने बहुत्व अर्थ में प्रत्यय किया था। तो इस बहुत्व में उत्पन्न प्रत्यय का क्या हो गया? लुक हो गया। तद्राज संज्ञक का किसका लुक हुआ? यंग का। तो क्या शेष बच गया? अवंती। अब यहाँ पर ये देखो कि अवंती के अपत्य बहुत सारे, तो अवंती के अपत्य बहुत सारे जब हो गए तो ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। तो इसलिए ये जातिवाचक शब्द बन गया। इकारांत भी हो गया। क्या हो गया? ये इकारांत भी हो गया, मनुष्य जातिवाचक भी हो गया। तो इस प्रकार से ये इकारांत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में इंगिश प्रत्यय हो जाएगा। तो अवंती अंगिश यचिवम यस्यति च लग करके क्या बन गया? अवंती। इसी प्रकार से कुंते है अपत्यानि बहूनि, है ना, और वो भी बहूनि कौन? पुरुष नहीं, मतलब स्त्रीलिंग में, तो वो क्या कहलाएंगे? कुंती। इसी प्रकार से दक्षस्य अपत्यमिति दाक्षी ही, यहाँ पर हम पहले अतई से ई कर लेंगे तो ये इकारांत बन गया। अब हमको मनुष्य जातिवाची से प्रत्यय करना है तो बन जाएगा दाक्षी प्लाक्षी। आगे समझ में? तो ये मनुष्य जातिवाची प्रातिपदिक है, इकारांत हैं, तो इनसे इंगिश प्रत्यय हो गया स्त्रीलिंग में। आगे सूत्र है ऊंगुतः। क्या है सूत्र? ऊंगुतः। ऊंग प्रथमा का एक वचन, उतः पंचमी का एक वचन। मनुष्य जाते हैं स्त्रियां प्रातिपदिकात की अनुवृत्तियां हैं। उकारांतात मनुष्य जातिवाचिनः प्रातिपदिकात स्त्रियां ऊंग प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हुआ? बोलिए। उकारांतात मनुष्य जातिवाचिनः प्रातिपदिकात स्त्रियां ऊंग प्रत्ययः परश्च भवति। फिर से बोलो। उकारांतात मनुष्य जातिवाचिनः प्रातिपदिकात स्त्रियां ऊंग प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, मनुष्य जातिवाची उकारांत प्रातिपदिक से भी स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय होगा। उदाहरण है कुरुहु। ब्रह्मा बंधु अस्याः सा ब्रह्म बंधुः। वीरः बंधु अस्याः सा वीर बंधुः। मतलब ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण, बंधु है मित्र है जिसका, वीर यानी कोई क्षत्रिय मित्र है जिसका, तो ब्रह्म बंधु। कुरु मतलब स्वयं वीर नहीं है किंतु बंधु जो है उसका वो क्षत्रिय है, स्वयं ब्राह्मण नहीं है किंतु उसका जो मित्र है वो ब्राह्मण है, तो वो कहलाएगा ब्रह्म बंधु वीर बंधु। तो ब्रह्मा बंधु अस्या बहुरी समास किया आपने, ब्रह्म बंधु शब्द बना। ठीक है, ब्राह्मण आगे सु, बंधु आगे सु, समास इत्यादि करके ब्रह्म बंधु। अब इसे आपने ऊंग प्रत्यय कर लिया, फिर अकाश ने दीर्घ से दीर्घ कर दिया, क्या बन गया? ब्रह्म बंधु। ठीक है, आगे इसका व्युत्पत्ति करके बन जाएगा ब्रह्म बंधु ब्रह्म बंधुवौ ब्रह्म बंधुवः। इसी प्रकार वीर बंधु वीर बंधुवौ वीर बंधुवः। चलो आगे। बाह्वंतात संज्ञायाम। बाह्वंतात पंचमी का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। बाहु अन्ते यस्य तत् बाह्वंतम तस्मात् बाह्वंतात। अनुवृत्ति है ऊंग स्त्रियां प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। चलिए अर्थ करिए सूत्र का आप लोग। हाँ, आप लोग इतना डरते क्यों सूत्र का अर्थ करने में?
एकदम सरल सरल अर्थ होता है, वो आप लोगों से नहीं होता है। करो फिर से, एकदम सरल सरल अर्थ है, कुछ भी नहीं है इसमें, अनुपसर्जनात् नहीं लगेगा। गीश कहाँ से चल रहा है? ऊंग प्रत्यय परश्च भवति। ऊंग की अनुवृत्ति चलेगी 72 तक। कहाँ तक चलेगी? 72 तक। लगा लीजिए, चलो अर्थ करो। अर्थ हाँ, अब आप लोग को अर्थ अपने आप करने लगना चाहिए। बाहु अंत वाले प्रातिपदिक से, बाहुवंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय होगा। उदाहरण है भद्र बाहु जाल बाहु, भद्रौ बाहु यस्याः सा भद्र बाहु। और अब ये क्या हो गई? भद्र बाहु नाम की स्त्री, मतलब संज्ञा पड़ गई। इसी प्रकार से जाल बाहु नाम की स्त्री, वो हो गई जाल बाहु, तो ये उसकी संज्ञाएं हो गई। पंगोश्च, पंगोह पंचमी का एकवचन, च अव्ययपदम। ऊंग की अनुवृत्ति चल रही है, करो अर्थ। अनुपसर्जनात् इसमें लगेगा। हाँ हाँ, ठीक। अनुपसर्जन पंगु शब्द से स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय होता है। पंगुहु, तो पंगुहु मतलब लंगड़ा पुल्लिंग में, और जब स्त्रीलिंग में होगा तो उसी को क्या बन जाएगा? पंगुहु। बस अकासण दीर्घ लगेगा, और कोई विशेष सूत्र नहीं लगना है। ऊरुत्तर पदादौ पम्ये, ऊरुत्तर पदात, हाँ सप्तमी का एक वचन। समास करो ऊरुत्तर पद में। उत्तर पदम, ऊरु उत्तर पदम, सने तत्, ऊरुत्तर पदम। पद शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, इसलिए ऊरु उत्तर पदम यस्य तत् ऊरुत्तर पदम तस्मात्। और औपम्य में क्या करोगे? उपमायाः भावः कर्म वा इति औपम्यम, तस्मिन् औपम्ये। चलिए अर्थ करिए सूत्र का। ऊंग की अनुवृत्ति चल रही है, शेष वही है। श्यंग प्रत्यय हो गया ना, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि श्यं। चलो अर्थ करो। हाँ, ऊरोत्तर पदात् बस ठीक। औपम्ये गम्य माने। ऊरोत्तर पदात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ऊंग प्रत्यय परश्च भवति औपम्य गम्य माने। यदि औपम्य गम्य मान हो रहा हो तो ऊरु उत्तर पद वाले प्रातिपदिक से भी स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय होता है। उदाहरण है कदली स्तंभ इव ऊरु यस्याः सा कदली स्तंभोरुः। तो उपमा मतलब वही सादृश्य। औपम्य का अर्थ क्या हो गया? सादृश्य। किसी से उपमा दी जा रही हो कि उसके समान। तो कदली स्तंभ इव ऊरु यस्याः सा कदली स्तंभोरुः। केले के स्तंभ के समान ऊरु अर्थात जांघें हैं जिसकी, उसको क्या कह देंगे? कदली स्तंभोरुः। नागनास इव ऊरु यस्याः सा नागनासोरुः। नागनास, नाग मने क्या होता है बोलो? नाग मने, हाँ नाग मने स्थूल क्यों होता है पता है? नाग मने होता है हाथी, और नागस्य नासः हाथी की सूंड। नास मतलब नासिका, ठीक है ना? तो नागस्य नासः इति नागनासः। और नागनास इव ऊरु यस्याः यानी हाथी के सूंड के समान गोल गोल जांघें हैं जिसकी। तो नाग क्योंकि हाथी क्या होता है? मोटा होता है, इसलिए नाग का अर्थ भी क्या हो गया? मोटा हो गया। और उसकी जो सूंड है वो गोल गोल होती है, तो उसके समान जांघें हैं जिसकी, वो क्या कहलाएगा? नागनासोरुः। तो इन शब्दों का प्रयोग आपको साहित्य के ग्रंथों में मिलता है ना, जहाँ पर सब वर्णन करते हैं इस प्रकार का। तो ये क्या हो गया? औपम्य गम्य मान हो गया ना, उसके समान ऊरु है जिसके। तो ये ऊरु शब्द उत्तर पद भी हो गया और औपम्य भी हो गया, स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय हो गया। आगे चलिए। संहित शफ लक्षण वामादेश्च।
संहित शफ लक्षण वामादेह पंचमी का एक वचन च अव्ययपदम। समास करो। लक्षणं च, लक्षण शब्द नपुंसक लिंग है। शब्दों के लिंगों को दिमाग में स्थिर करो। हाँ हाँ, इति वामाह। फिर संहित लक्षण वामाह आदौ यस्य स संहित शफ लक्षण वामादिः तस्मात् वामादेहे। संहित अनुवृत्ति वही है, ऊरोत्तर पदार्थ की अनुवृत्ति है। किसकी अनुवृत्ति है इसमें? ऊरोत्तर पदार्थ की अनुवृत्ति है। अर्थ करेंगे संहित शफ लक्षण वाम, है ना, इत्येव मादेहे ऊरोत्तर पदार्थ प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ऊंग प्रत्यय परश्च भवति। सीधा सीधा भी अर्थ कर सकते हो। संहित शफ लक्षण वामादेहे ऊरोत्तर पदार्थ प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ऊंग प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं संहित शफ लक्षण वाम, ये आदि में हो और ऊरु उत्तर पद में हो। सब कुछ बता दिया। ये पूर्व पद में होने चाहिए और उत्तर पद में ऊरु शब्द होना चाहिए, तो उससे भी स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? संहितौ ऊरु यस्याः सा संहितोरुः, जिसकी जंघाएं आपस में जुड़ी हुई हों। मतलब एकदम तो जुड़ी नहीं होती हैं, किंतु किसी की मतलब ज़्यादा पास पास होती हैं, किसी की दूर होती हैं। तो संहितोरुः सटी हुई जांघें हैं जिसकी। शफैव ऊरु यस्याः, है ना, सा शफोरुः। शफ मने, शफ मने खुर। खुर क्या होता है? हाँ, है ना, पशुओं के जो हम लोग उसको नाखून नाखून करके बोलते हैं, उनका वही खुर होता है। तो खुर के समान, है ना, अलग अलग जांघें हैं जिसकी। ऐसी जो जैसे खुर दो अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग जांघें हैं जिसकी, वो क्या कहलाएगी? शफोरुः। और लक्षणम ऊरौ यस्याः सा लक्षणोरुः। यहाँ पर क्या विग्रह करेंगे? लक्षणम ऊरौ यस्याः, लक्षण में चिन्ह, जिसकी जांघों में चिन्ह हो। होता है ना, कहीं किसी के हाथ में चिन्ह होता है, किसी के कहीं चिन्ह होता है, तो उसी को क्या कह देंगे? लक्षणोरुः। और वामौ ऊरु यस्याः सा वामोरुः। वाम माने सुंदर, ठीक है ना, तो सुंदर जांघें हैं जिसकी। तो अब कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिसमें अनुपसर्जनात् की अनुवृत्ति भी अधिकार आ रहा है तो भी आवश्यक न होने से नहीं बैठा पाते हैं। भाई आपने बहुव्रीहि समास कर दिया या कुछ और कर दिया तो फिर वहाँ पर तो नहीं बैठ पाएगा, इसलिए यहाँ पर अनुपसर्जनात् की स्थिति हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। सूत्र समझ में आ गया? सर्वत्र क्या हो रहा है? उरु शब्द से ऊंग प्रत्यय होगा, अकर्षण दीर्घ लग जाएगा। कद्रुक मंडल वो छंदसी, कद्रुक मंडल वो हो पंचम षष्ठी का द्विवचन छंदसी। कद्रुक मंडलों में है तो षष्ठी, पर पंचम अर्थ में षष्ठी है। अर्थ करेंगे कद्रुक मंडलो इत्येताभ्याम अनुपसर्जनाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम छंदसी विषये ऊंग प्रत्यय परश्च भवति। बोलिए अर्थ। मैंने अनुपसर्जनाभ्याम भी बोला था, ध्यान से सुना करो। फिर से बोलो। हाँ, कद्रुक मंडलो अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से, है ना, स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय होगा वेद विषय में। उदाहरण है आपका कद्रुश्च वै सुपर्णी च, तो कद्रुः वेद विषय का आ गया। मास्म कमंडलु शूद्राय दद्यात्, है ना, ये कमंडलु शूद्र को नहीं देना, तो कमंडलु स्त्रीलिंग में हो गया, ऊंग प्रत्यय हो गया। संज्ञायाम, कद्रुक मंडल वो की नृत्य आ रही है। कद्रुक मंडल वो हो प्रातिपदिकाभ्याम संज्ञायाम विषये स्त्रियाम ऊंग प्रत्यय परश्च भवति। ये वेद विषय संयत्र हो गया कि कद्रुक मंडलु यदि स्त्रीलिंग में है और संज्ञा गम्यमान है तो भी इनसे ऊंग प्रत्यय होगा। उदाहरण है कद्रुः कमंडलुः। तो ये कद्रु जो है वो वस्तुतः क्या है? कद्रु नाम वाली स्त्री, उसकी जो पुत्री। तो कमंडलु संज्ञावाचक कैसे बनेगा?
है ना। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क प्रत्यय लाएंगे। क्या लाएंगे, संज्ञा में कद्रु, मतलब कद्रु संज्ञा है जिसकी, ऐसा अर्थ करके हम यहाँ पर संज्ञायाम सूत्र से क्या करेंगे, संज्ञायाम कन, उससे हम कन प्रत्यय कर लेंगे। और फिर लुम मनुष्य से, जब मनुष्य विधेय हो रहा होगा तो उस कन का लुक कर देंगे। मनुष्य विधेय उत्पन्नस्य प्रत्यय से लुक भवति। कितनी गंदी राइटिंग से लिख रही है कनिष्का। बाद में समझ में आता है तेरे को ये। तो पहले हम संज्ञा अर्थ में क्या किया, कन प्रत्यय किया और फिर उसका हमने लुम मनुष्य से लुक कर दिया, लुक कर दिया, तो वो संज्ञा में ही बन गया। तो कद्रुहु कमंडलुहु, ओम प्रत्यय उसी प्रकार से रहेगा। शारंगर वाद्ययों गीन, शारंगर वाद्य पंचमी का एक वचन, ङीन प्रथमा का एक वचन। शारंगरव आदिर येषाम ते शारंगर वादयः, शारंगर वादयश्च ऐच इति शारंगर वाद्यं तस्मात् शारंगर वाद्ययः। कभी भी आप इसका पता अच्छे से शारंगर वाद यहाँ मत कर लेना, शारंगर वादी और ऐ यनादेश होकर के बन गया शारंगर वाद्ययः। तो शारंगर वादि गण पठितेभ्यः अयंतेभ्यश्च प्रातिपदिक अनुपसर्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। हाँ, एक बात यहाँ आपको और ध्यान देनी होगी, जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ से यहाँ जाते हैं की अनुवृत्ति मंडूक प्लुतगति से आती है। तो आपको और यहाँ पर क्या बैठा दोगे, जातिवाची ना। फिर से अर्थ करो सूत्र का, जातिवाचिभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः शारंगरवादिभ्यः अयंतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङीन प्रत्ययः परश्च भवति। बोलिए अर्थ आप लोग एक बार फिर से। हाँ, कहते हैं जातिवाचक अनुपसर्जन शारंगरवादिगण पठित हो अथवा अयंत प्रातिपदिक हो तो उनसे स्त्रीलिंग में ङीन प्रत्यय होता है। आपने ङीप पढ़ लिया, ङीश पढ़ लिया, ऊंग पढ़ लिया, यही तो सारे स्त्री प्रत्यय हैं। तो अब यहाँ पर आपने ङीन भी पढ़ लिया कि इनसे ङीन प्रत्यय होता है। उदाहरण है शारंगरवी कापटवी। तो शारंगरव शब्द है, तो शारंगरवी, ठीक है ना। शारंगरवी कौन है पता है, कण्व ऋषि की शिष्या थी शारंगरवी। श्रृंगरव राजा हुए, उनकी पुत्री हुई शारंगरवी स्त्रीलिंग में, जो कि कण्व ऋषि की शिष्या थी शारंगरवी। कापटवी, कपटू नाम वाले स्त्री की पुत्री को हम पहले बोल देंगे कापटव शब्द है उसमें, और फिर ङीन कर लिया तो कापटवी। अयंत का है वैदी, है ना, विदस्यापत्यम स्त्री थी वैदी। अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यों से ऐ प्रत्यय करेंगे, विद ऐ वैद बना और फिर अयंत से ङीन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, वैदी और वी। तो ङीन करने से क्या होगा, इन इत्यादि नित्यम से आद्युदात्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ङीन प्रत्यय करने वाला एक ही सूत्र है, ठीक है ना। जैसे ङीप के कई सारे थे, टाप के तो एक ही सूत्र था, डाप के भी 2-3 सूत्र हो गए थे, ङीप के बहुत सारे हो गए, ङीश के कई सारे हो गए, किंतु ङीन का एक ही सूत्र है पर काफ़ी व्यापक हो गया। जो भी अयंत होंगे उन सब से क्या हो जाएगा, ङीन हो जाएगा। इसी प्रकार से चाप का भी एक ही सूत्र आएगा आगे, यंगश्चाप, किंतु यंग प्रत्यय 2-3 सूत्रों से होगा। तो जहाँ जहाँ यंग मिलेगा उससे हम चाप कर लेंगे। तो उसको हम कल पढ़ेंगे। आज का पाठ इतना ही शेष कर